कक्षा 9 के विज्ञान के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम कोशिकाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। अपना 5वां अध्याय जीवन की मौलिक इकाई जिसे कहा जाता है, जिसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी कार के टुकड़े में। हम कोशिकाओं के भीतर पाए जाने वाले कोशिका अंगकों के बारे में बात कर रहे हैं, जिनमें से हमने पढ़ा है अंतर्द्रव्य जालिका, जो कि 2 तरह की होती हैं, स्मूथ और रफ, जिन्हें हम SCR और RER के नाम से जानते हैं। आंतरिक झिल्ली तंत्र के 3 हिस्से होते हैं। एक को कहा जाता है अंतर्द्रव्य जालिका, दूसरा होता है गाल्जी उपकरण, तीसरा होता है लाइसोसोम। आंतरिक झिल्ली तंत्र इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के 3 भाग होते हैं, जिनके बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आज हम कोशिका के भीतर जो दोहरी झिल्ली से घिरी हुई कुछ और कोशिकांगों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं वह कौन कौन से कोशिकांग हैं। हमारा कोशिका के भीतर पाया जाने वाला और महत्वपूर्ण कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। महत्वपूर्ण चीज़ जो इससे जुड़ी हुई है, सबसे बड़ी बात, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। याद रखेंगे इसको। कोशिका का बिजली घर कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली से बनी हुई संरचना होती है। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है, भीतरी झिल्ली बहुत अधिक बलित होती है, जगह जगह से मुड़ी हुई रहती है। यह वलय ATP बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र को बढ़ाने का काम करते हैं। ATP इसकी आंतरिक सतहों पर ही बनती है माइटोकॉन्ड्रिया की, इसीलिए इसे हम कोशिका का बिजली घर कहते हैं, क्योंकि सारी ऊर्जा जो होती है, जैसे बिजली घर से प्राप्त होती है हमें, वैसे ही कोशिकाओं को सारी ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया से प्राप्त होती है, इसलिए इसे हम कोशिका का बिजली घर कहते हैं। तो बाहरी झिल्ली दोहरी झिल्ली की बनी हुई इस माइटोकॉन्ड्रिया में बाहरी झिल्ली छिद्रयुक्त होती है और भीतरी झिल्ली बहुत मुड़ी हुई होती है, वलित होती है। और यह जो वलित क्षेत्र होता है इसलिए होता है कि जो ATP बनाने वाली रासायनिक क्रियाएं होती हैं वह इसी भीतरी सतह पर होती हैं। तो यह वलित क्षेत्र होने के कारण विस्तृत हो जाता है, इसलिए आंतरिक क्षेत्र वलित रहता है। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, या जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ATP कहते हैं, के रूप में ऊर्जा का निर्माण करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। ATP कोशिका की ऊर्जा है। शरीर नए रासायनिक यौगिकों बनाने तथा यांत्रिक कार्य के लिए ATP में संचित ऊर्जा का उपयोग ही करता है। शरीर में कहीं भी ऊर्जा की जब आवश्यकता होती है तो वह ATP के रूप में इसी ऊर्जा का उपयोग करता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत ही अद्भुत अंगक है। क्यों अद्भुत कहा जाता है? क्योंकि इसमें खुद का DNA होता है और इसके भीतर राइबोसोम भी होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन भी बना लेता है और इस प्रोटीन का जो दिशा निर्देश होता है उसके खुद के DNA द्वारा प्राप्त हो जाता है। तो खुद का DNA रखने वाला और राइबोसोम युक्त कोशिकांग है यह, इसलिए यह विशेष कोशिकांग माना जाता है। दूसरा कोशिकांग है प्लास्टिड, जिसे लवक के नाम से जानते हैं, लवक कहते हैं हिंदी में। प्लास्टिड केवल पौधों की कोशिकाओं में स्थित होते हैं। या 2 प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट रंगीन प्लास्टिड तथा ल्यूकोप्लास्ट श्वेत तथा रंगहीन प्लास्टिड। क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है, उसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। पौधों में क्लोरोप्लास्ट का जो काम है वह प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, पहले भी आप पढ़ चुके हैं इसको। तो क्लोरोप्लास्ट ये इन्हीं प्लास्टिड में ही भरा रहता है, क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल वर्णक इसी क्लोरोप्लास्ट में भरा रहता है। और जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोफिल के अतिरिक्त अगर उनमें कुछ पीले अथवा नारंगी रंग के भी वर्णक भरे हुए होते हैं तो इन्हें हम क्रोमोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। ल्यूकोप्लास्ट एक प्राथमिक तरह का प्लास्टिड होता है, जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। क्लोरोप्लास्ट की जो भीतरी संरचना है उसमें बहुत सी झिल्ली वाली परतें पाई जाती हैं जो स्ट्रोमा में स्थित होती हैं। प्लास्टिड बाह्य रचना में बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही दिखाई देते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया की ही तरह इनके भीतर भी अपना DNA और राइबोसोम होता है। तो यह 2 कोशिकांग प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे कोशिकांग हैं जिनमें अपना खुद का DNA पाया जाता है और राइबोसोम होता है। एक महत्वपूर्ण चीज़
और दूसरी बात कि प्लास्ट 3 तरह के होते हैं, हम क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट 2 तरह के होते हैं। क्रोमोप्लास्ट रंगीन प्लास्टिड को कहा जाता है और ल्यूकोप्लास्ट श्वेत या रंगहीन प्लास्टिड को कहा जाता है। ऐसा क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इसके अलावा यह जो क्लोरोप्लास्ट है प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। इसके अलावा कुछ क्रोमोप्लास्ट में दूसरे कलर भी भरे हुए हो सकते हैं, तो यह पीले, नारंगी, किसी भी रंग के हो सकते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट बेसिकली 2 तरह के प्लास्टिक होते हैं। क्रोमोप्लास्ट रंगीन प्लास्टिड होते हैं और ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन। ल्यूकोप्लास्ट भोजन संचय का कार्य करता है। क्रोमोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट और अन्य कार्य जो कि जैसे प्रकाश संश्लेषण या रंग प्रदान करना, यह सारे कार्य करता है। इसके अलावा अगला कोशिकांग होता है रसधानियाँ। रसधानियाँ ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ होती हैं। जंतु कोशिकाओं में यह छोटी छोटी होती हैं, लेकिन पादप कोशिकाओं में रसधानियाँ बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। कुछ पौधों की कोशिकाओं का जो केंद्रीय भाग है वह रसदाने की माप कोशिका का आयतन जो होता है उसके लगभग 50 से 90% तक क्षेत्रफल यह रसधानियाँ ही घेरी हुई होती हैं। पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिका द्रव्य भरा रहता है और यह कोशिकाओं को स्फीत तथा कठोरता प्रदान करते हैं। उसको फुलाए रखने का काम करते हैं, स्फीत प्रदान करते हैं कोशिका को रसधानियाँ। और बहुत से आवश्यक पदार्थ जो कि पौधों के लिए आवश्यक होते हैं वह भी रसधानी में भरे हुए रहते हैं, जैसे अमीनो अम्ल, शर्करा का अनेक कार्बनिक अम्ल तथा कुछ प्रोटीनियस पदार्थ इसी रसधानी के भीतर भरे रहते हैं, जो कि आवश्यकता के अनुसार वह कोशिकाएं उससे रसधानी से निकालकर अपना कार्य करती हैं। एक कोशिकीय जीवों में जैसे कि अमीबा खाद्य रसधानी में उसके द्वारा उपयोग में लाए गए खाद्य पदार्थ भरे हुए होते हैं। एक कोशिकीय जीव में कुछ एक कोशिकीय जीवों में विशिष्ट रसधानियाँ पाई जाती हैं, जो कि शरीर के अतिरिक्त जल तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो रसधानियाँ यह कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी करती हैं। प्रत्येक कोशिका की अपनी संरचना होती है, जिसके द्वारा विशिष्ट कार्य जैसे श्वसन, पोषण, अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अथवा नई प्रोटीन बनाने में सहायता करते हैं। ऐसा उनकी झिल्ली तथा अंगों को विशिष्ट संरचना के कारण संभव होता है। तो यह जो कोशिकांग हमने पढ़े, यह सभी कोशिका को सजीव बनाए रखने की एक मूलभूत संरचनात्मक इकाइयाँ होती हैं। इसीलिए कोशिका को जीवन की मूलभूत क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है, क्योंकि इसके भीतर जितने कोशिकांग हमने पढ़े वह सभी क्रियाएं संपन्न करते हैं जो कि एक जीव करता है। जैसे भोजन बनाने का काम, श्वसन का काम, यह सारी क्रियाएं यह एक जीव करता है। उसी तरह कोशिका के भीतर यह कोशिकांग पाए जाते हैं जो कि उसको जीवित अवस्था में बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। सारी क्रियाएं संपन्न होती हैं शरीर से संबंधित, इसीलिए कोशिका को क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। तो कोशिका की जो परिभाषा होती है, किसी भी सजीव की सबसे छोटी रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं। इन तथ्यों के आधार पर हम प्रमाणित कर सकते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है कोशिका विभाजन। कोशिकाएं बनती हैं और कोई भी जीव जब पैदा होता है तो शुरुआत में छोटा रहता है, लेकिन बाद में वृद्धि करके वह बहुत बड़ा हो जाता है। ऐसा क्यों संभव होता है? इसलिए क्योंकि कोशिकाएं इनमें निरंतर विभाजन का गुण भी पाया जाता है। जीवधारियों में वृद्धि हेतु बार बार नई कोशिकाएं बनती रहती हैं और जो पुरानी अमृत कोशिकाएं होती हैं उनका प्रतिस्थापन होता रहता है। प्रजनन हेतु युग्मक बनते हैं, वह भी कोशिका विभाजन के द्वारा ही बनते हैं। नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को ही हम कोशिका विभाजन कहते हैं। सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। कोशिका का विभाजन 2 तरह का होता है, एक कहलाता है सूत्री विभाजन, दूसरा कहलाता है अर्धसूत्री विभाजन। 2 प्रकार के कोशिका विभाजन हम देखने को पाते हैं। तो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिससे अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि करती हैं या विभाजित होती हैं, मतलब कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, शारीरिक संख्या, उस तरह के विभाजन को हम सूत्री विभाजन कहते हैं। इस प्रक्रिया में प्रत्येक कोशिका, जिसे मातृ कोशिका भी कहा जाता है, मतलब जिस कोशिका का विभाजन होके नई कोशिकाएं बनती हैं उसे हम मातृ कोशिका कहते हैं। और
यह विभाजित होकर ध्यान रखिएगा, दो समरूप संतत कोशिकाएं बनाती है। ये दो हम इसलिए ध्यान रखने के लिए कह रहे हैं, भी आगे इस पर बात होगी। प्रत्येक कोशिका, जिसे हम मात्र कोशिका कहते हैं, जिसके विभाजन से दो समरूप संतत कोशिकाएं बनती हैं। संतत कोशिकाओं में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वह हूबहू मातृ कोशिका के समान होती है। जितना मातृ कोशिका में गुणसूत्र होते हैं उतना ही संतत कोशिकाओं में गुणसूत्र प्राप्त होते हैं। यह जीवों में वृद्धि एवं ऊतकों की मरम्मत करने में सहायक होती है। यह इस सूत्री विभाजन, तो यह सूत्री विभाजन वृद्धि और मरम्मत का कार्य करती है। जंतुओं और पौधों में प्रजनन अंग पाए जाते हैं। यह प्रजनन अंग अथवा ऊतकों में कुछ विशेष कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनमें विभाजन होता है और युग्मक का निर्माण होता है। निषेचन के पश्चात एक नई संतति बनती है और यह बाद में अलग प्रकार का विभाजन होता है जिसे हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। इस तरह का जो विभाजन होता है कोशिकाओं में, जिससे निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, यह एक अलग तरह का विभाजन होता है जिसे अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। इसमें दो विभाजन होते हैं, जबकि कोशिका अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होती है तो इसमें दो की जगह चार नई कोशिकाएं बनती हैं। हमने समसूत्री विभाजन में कहा था कि दो नई कोशिकाएं बनती हैं बराबर गुणसूत्र वाली। किसके बराबर गुणसूत्र वाली? मातृ कोशिका के बराबर गुणसूत्र वाली। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में या अर्धसूत्रण द्वारा जो विभाजन होता है उसमें चार नई कोशिकाएं बनती हैं और नई कोशिकाओं में मातृ कोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वह मातृ कोशिका की आधी रह जाती है। और यह आधी इसलिए रह जाती है क्योंकि इनसे युग्मकों का निर्माण होता है और आधे गुणसूत्रों वाले युग्मक कोशिकाएं जब निषेचन की क्रिया होती है तो आपस में मिलते हैं और पुनः एक द्विगुणित कोशिका का निर्माण करते हैं जिसे हम युग्मनज के नाम से जानते हैं। इसलिए इनमें आधे गुणसूत्रों वाली कोशिकाएं या युग्मक बनते हैं। यह चित्र के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। तो यह था हमारा आज का लेक्चर कि किस तरह कोशिकाएं विभाजित होती हैं और कुछ कोशिकांगों के बारे में जो जिनमें कि महत्वपूर्ण कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया, राजधानियाँ और लवक थे। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। इस क्लास से संबंधित कोई भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट करके, मैसेज करके, फ़ोन करके पूछ सकते हैं, उसको क्लियर कर सकते हैं। हम बाकी अगले क्लास के साथ आपसे फिर मुखातिब होंगे। तब तक आप घर पे रहें, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं।